बीइंग अ मुस्लिम आपको कुंडली में कहाँ से रुचि आई? प्रश्न कुंडली एग्जैक्टली क्या होती है? क्योंकि लोग तो जनरल कुंडली मानते हैं जो जन्म कुंडली होती है। प्रश्न कुंडली इज समथिंग जो शायद मैंने भी पहली बार या हो सकता है सुनी हो या मुझे इतना ध्यान ना हो। जनरली यूज नहीं होती है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई भी होगा वो भी प्रश्न कुंडली लगाना जानता होगा, पराशरी सिस्टम से लगाएगा, क्योंकि इससे आंसर जो मिलता है ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। कैसे बनती है प्रश्न कुंडली? लेकिन मैंने जन्म कुंडली के बारे में ये सुना है कि उसमें जो ग्रह बैठे हैं या कहीं पे भी कोई बैठा है वो आपके पिछले टाइम में जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए थे उसके हिसाब से कुंडली फॉर्मेशन होती है और उसी हिसाब से आपके वो ग्रह उस जगह बैठे होते हैं। क्या ये सही है? ये सही है। और उसी के हिसाब से हमें सुख दुख पैसा मकान बदनामी या जो भी कुछ मिलता है उसी के हिसाब से मिलता है। पॉसिबिलिटी है। क्या उसको चेंज किया जा सकता है? आप आज जो हो वो आप अपने प्रीवियस चॉइसेस और एक्शंस की वजह से हो। आप स्पिरिचुअल हो, नॉन स्पिरिचुअल हो, आस्तिक हो, नास्तिक, उससे पता नहीं चलता है। आप इतना तो मान रहे हो ना कि आप आज अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने पास्ट चॉइसेस और एक्शंस की वजह से नहीं। प्रश्न कुंडली होती है या जो ये जन्म कुंडली बोलते हैं, इनमें जो उपाय होते हैं वो सेम ही होते हैं? नहीं, दोनों में अलग होती है। ऐसा क्यों? क्या करना चाहिए लोगों को कि उनको एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिले? तो क्या ये जो प्रश्न कुंडली होती है इसका कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक से भी कोई संबंध होता है? कोई ऐसा केस जो आपने प्रश्न कुंडली से बिल्कुल चेंज कर दिया हो, बिल्कुल ही 180 डिग्री या 360 डिग्री टर्न हो जाए? नदीम जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? I'm good. How are you? थैंक यू सर, आपने हमें इतना समय दिया और आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सर। जैसे आज हमने प्रश्न कुंडली पे आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग अ मुस्लिम आपको कुंडली में कहाँ से रुचि आई? मैं एक्चुअली भी बहुत अच्छे शहर से आता हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल सिटी, प्रयागराज। अभी महाकुंभ हुआ है वहाँ पे। जी जी। तो मेरा लकली ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स, साधक, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड से, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम से मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है इसमें। तो कुछ सिटी का इन्फ्लुएंस रहा है, फैमिली सपोर्टिव रही है, और चूंकि मैं रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ में विश्वास रखता हूँ, मुझे लगता है कुछ संस्कार भी होंगे। अब कितना सही कितना गलत, लेकिन बहुत पहले मेरे कई बार इंटरेक्शंस हुए हैं पास्ट लाइफ रीड करने वालों से और ऐसे लोगों से, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो मुझे अब समझ में आती हैं। जब मैं कुंडली देखता हूँ अपनी, तो मुझे समझ में आती है कि कुछ संस्कार रहे होंगे पहले से, और प्रारब्ध के चलते मुझे ऐसी सराउंडिंग मिल गई, इंटरेस्ट रहा मेरा। और मैं अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कहूँगा, लेकिन आध्यात्मिक रुचि है मेरी। ठीक है, आध्यात्मिक अगर कह दूंगा तो दैट वुड बी एग्जैजरेशन, दैट वुड बी बोस्टिंग। तो मेरी आध्यात्मिक रुचि है, और मुझे लगता है किसी चीज़ से बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। इसको मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो अच्छा समझा दूंगा। आपका नाम विराट है, ठीक है, आप किसी परिवार में पैदा हुए, आपका नाम विराट हो गया, कहीं और पैदा होते हो सकता है विकास हो जाता, कहीं और पैदा होते हो सकता है विपिन हो जाता, राइट। तो ये आपकी एज्यूम्ड आइडेंटिटी है, राइट। आपने ये एज्यूम करी है, आपके रिश्ते भी एज्यूम्ड हैं। तो अध्यात्म में ये बात कही जाती है कि ये जो आइडेंटिटी है, जो लिंग है, जो नागरिकता है, ये बॉडी पे एप्लीकेबल है, लेकिन एज अ सोल लेवल अगर आप बात करें तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात लकली मुझे बचपन में ही समझ में आ गई थी। तो मैंने अपने आप को बहुत ओपन रखा हर चीज़ के लिए, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरी पढ़ाई इस चीज़ पे बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, और जैसे समय गया मैं इस पे और इन्वॉल्व होता चला गया। मुझे घर का भी सपोर्ट मिला, राइट। तो सिटी का इन्फ्लुएंस रहा मुझे। तो आपको जो दिक्कतें वो काफी आई होंगी ये एस्ट्रोलॉजी में जाने में या एस्ट्रोलॉजी सीखने में, बीइंग इनटू अ मुस्लिम फैमिली? इस पे मुझे फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ये आपने अच्छा किया इसको मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, कि मुस्लिम्स को या मुस्लिम बैकग्राउंड के लोगों को प्रेडिक्शन या रेमेडीज में इंटरेस्ट नहीं, बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी तरह से कहा जाता है कि क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन बैकग्राउंड के लोग, मतलब नॉन हिंदू बैकग्राउंड का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको प्रेडिक्शन में या रेमेडीज में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बड़ी भ्रांति है। द पैराडॉक्स इज दैट, द हिपोक्रेसी इज दैट, मुझे सच चाहिए, लेकिन अगर वो सच मेरे खांचे में फिट होता है
तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो नहीं करूंगा, ये प्रॉब्लम है। Yes, तो you're मुस्लिम right. बैकग्राउंड के लोगों को, हालांकि मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा, मैं अपने आप को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई नहीं करता, ना मैं इधर से ना उधर से, मैं भाई किसी टीम का नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान ले कि भाई मैं मुस्लिम बैकग्राउंड का हूँ, तो प्रेडिक्शन आपको भी चाहिए, लेकिन वो इंडियन ज्योतिष से नहीं चाहिए, वो आपको इस्लामिक मेथड से चाहिए, वो आपको इस्तिखारे से चाहिए, वो नजूमियत से चाहिए, वो इल्म जाफर से चाहिए आपको, ठीक है ना। आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड के हो तो आपको दूसरे मेथड से चाहिए, आप चाइनीज हो तो आपको चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से चाहिए, आप ग्रीक हो, आप रोमन हो तो आपको उससे चाहिए, लेकिन चाहिए आपको। तो इट्स लाइक कि चावल दाल अन्न वही है, ठीक है, बनाने की विधि अलग अलग है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैं जानना नहीं चाहता कि मेरे लिए व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी इन फ्यूचर एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ कैन आई ओवरकम दैट, ऐसा कोई नहीं कह सकता अनलेस दैट पर्सन इज रियलाइज्ड आई एम नॉट, ठीक है ना। तो सब कुछ चाहिए। और मुझे एक्चुअली में ज्योतिष में ज्यादा विश्वास इसलिए है बिकॉज मैं अगर सही बात बताऊं तो मैं साधना में प्रैक्टिसेस में भी रहा हूं, महीनों बैठा हूं मैं, ठीक है ना। किसी ने कुछ बता दिया ये कर लो, रात को बैठ के पढ़ो, तो बैठ के पढ़ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है ना, 40 दिन, 1 महीना 3 महीना, ऐसा मैंने बहुत किया है। लेकिन मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि ज्योतिष जो है साइंटिफिक है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये कुछ बात हो रही जो टेंजिबल है, प्लैनेट्स की बात हो रही है, कुछ समझा जा सकता है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे इसमें विश्वास हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा रैशनल पर्सन भी हूँ, हर चीज़ को मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे साइंटिफिक लगा ये। और फिर मुझे समझ में आया कि ये हर सिस्टम में चल रहा है, ये इस्लाम में भी चल रहा है डिफरेंट नाम से, ये क्रिश्चियनिटी में भी चल रहा है, ये हर ट्रेडिशन में चल रहा है, तो मुझे ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल लगा। लेकिन आपने भी जैसे बात करी कुंडली की, और ये प्रश्न कुंडली एग्जैक्टली क्या होती है? क्योंकि लोग तो जनरल कुंडली मानते हैं जो जन्म कुंडली होती है, राइट। प्रश्न कुंडली इज समथिंग जो शायद मैंने भी पहली बार या हो सकता है सुनी हो, या मुझे इतना ध्यान ना हो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं इसको, जनरली यूज नहीं होती है, बट अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई भी होगा, वो किसी भी सिस्टम का होगा, वो पराशरी ज्योतिष का होगा, जिसको आमतौर में आम भाषा में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जी। हर एस्ट्रोलॉजी वैदिक है, ठीक है ना, वो उसका सही नाम है पराशरी, ठीक है। तो पराशरी ज्योतिष का बैकग्राउंड का भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो भी प्रश्न कुंडली लगाना जानता होगा, पराशरी सिस्टम से लगाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी का कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो भी प्रश्न कुंडली लगाना जानता होगा, वो केपी सिस्टम से लगाएगा। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी का कोई व्यक्ति होगा ना, भृगु नाड़ी और बहुत सिस्टम है, जामाकोल एक बहुत अच्छा सिस्टम है प्रश्न कुंडली का। तो मतलब किसी भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी का व्यक्ति होगा, अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो उसको प्रश्न कुंडली की इंपॉर्टेंस पता होगी। और कई बार ऐसा होता है, मैं इस इंडस्ट्री का हूं तो मुझे मालूम है कि आपसे एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आपसे आपकी डिटेल्स ले लेंगे, बर्थ डिटेल्स, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो लेकिन आपका आंसर चेक करते हैं प्रश्न कुंडली से, वो आप ले लेते हैं आपसे, ठीक है ना, क्योंकि इससे आंसर जो मिलता है ज्यादा एक्यूरेट मिलता है। कैसे बनती है प्रश्न कुंडली? प्रश्न कुंडली आपने जिस समय क्वेश्चन किया है वो समय उसको लेके आपके उस समय के आधार पे उसको हम मानते हैं कि वो प्रश्न के जन्म का समय है, और उस समय के प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से बनती है। तो प्रश्न कुंडली से आपको आंसर ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। जन्म कुंडली से आपको जन्म कुंडली एक्चुअली में क्या है, बहुत चीज़ें कवर करती है। आपका जन्म कुंडली आपके लाइफ की एक बड़ी पिक्चर है। आपके जन्म का समय जो है उस समय के हिसाब से बनी है आपकी जन्म कुंडली, तो उससे आप अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज के बारे में, बी इट फाइनेंस, बी इट करियर, बी इट रिलेशनशिप, एनीथिंग, आप एक संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या है मोटा मोटी आप अपनी जन्म कुंडली से समझ सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जन्म का समय टू द सेकंड सही हो, जो कि 99.99% लोगों का नहीं होता। ट्रू। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे बोलने में नहीं चलता, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, मैं मजाक में कहता हूँ दिल्ली को शहर नहीं कंट्री घोषित कर दो, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरा दिन चला जाता है, ठीक है ना। तो अब दिल्ली आपने बोल दिया, वो नहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बताइए, टू द सेकंड आप बताइए आप क्या है, उसके हिसाब से अगर मैंने बनाई है आपकी कुंडली और मैं उसको सही तरह से एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि विराट जी आपकी लाइफ में मोटा मोटी संभावना है, पैसा आप इतना कमा लोगे, रिलेशनशिप में आपको ये सुख दुख मिलेगा, ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। ऐसे अगर आपने जेनेरिक बता दिया, 10:05 मौसी बताती हैं, 10:10 आंटी बताती हैं, 10 फलाना मिनट मम्मी बताती हैं, नई दिल्ली है, और आप उस हिसाब से बना लोगे तो फिर इसलिए अक्सर आपको प्रेडिक्शन गलत मिलती है। जन्म कुंडली से क्या है, फिर भी लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सारी डिटेल्स सही है तो आपको पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, संभावनाएं मिल सकती है, ये होगा कि ये हो सकता है, हो सकता, ठीक है ना।
क्योंकि वो केवल और केवल प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से बनी है आपकी जन्म कुंडली। प्रश्न कुंडली की बात है कि आपने मुझसे आज प्रश्न किया, तो अगर मैंने आपकी आज कुंडली बनाई तो आपके प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म दोनों को अकाउंट में लेके प्रश्न कुंडली बनेगी। कर्मों के सिद्धांत को इग्नोर करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी, इवन अगर आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो भी है। तो आपके क्रियमान कर्म को भी मैंने अकाउंट में ले लिया। अब उसके हिसाब से मैं कोई आंसर अगर चेक कर रहा हूं आपके लिए तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा। अच्छा, एक बात और भी है कि जन्म कुंडली बहुत जेनेरिक बात करती है, सब चीजें आप पूछ सकते हो जन्म कुंडली से अप्रोक्सीमेटली। प्रश्न कुंडली से एक समय में आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही प्रश्न कुंडली बनेगी। उससे आपको मैं रिलेशनशिप का ही आंसर दूंगा, उससे मैं आपको रिलेशनशिप की रेमेडीज दूंगा। आप मुझसे ये सब मत पूछो उसके बाद कि पैसे के बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। उसके बारे में बात करनी, दूसरी प्रश्न कुंडली बनेगी। तो वो प्रश्न जो है वो रिश्ते से रिलेटेड होना चाहिए, किसी भी चीज से हो सकता है। ये इस सिद्धांत पे बेस्ड है। बृहद पराशरा शास्त्र में है या किसमें, मैं नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न शास्त्र में मेंशन होता है कि इंटेंशन आपका बहुत अगर प्योर है तो ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसमें आप एस्ट्रोलॉजर को फूल नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपके कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स देख के बता सकता है कि आपने ब्लफ किया है कि आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो अगर आपने रिलेशनशिप का पूछा है, करियर का पूछा है, पैसे का पूछा है, फॉरेन सेटलमेंट का पूछा है, कोई सामान गुम गया है उसके बारे में जानना है आपको, आपने उसके बारे में पूछा है, तो मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा फॉलो करने के लिए। आप वो प्रोसेस फॉलो करके मुझे कुछ आंसर्स दोगे। उन आंसर्स के बेस पे मैं कुंडली बनाऊंगा, और जब मैं कुंडली बनाऊंगा तो मुझे कुछ प्लैनेट की मूवमेंट और प्लेसमेंट से पता चल जाएगा कि आपने मुझे जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है कि ब्लफ किया है। और ये कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा आपको, क्योंकि प्रश्न कुंडली बनाने के 100 मेथड हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली के बारे में जनरली बात होती नहीं होती, क्योंकि आजकल है ऐप्स का, वेबसाइट्स का ज़माना, ठीक है ना। तो आजकल क्या है, लोग एआई से भी प्रेडिक्शन ले रहे हैं तो बड़ा डेंजरस हो गया है। तो आई थिंक कि प्रश्न कुंडली इज फॉर समबडी हु वांट्स अ येस और नो आंसर, और एग्जैक्ट आंसर चाहिए, और येस और नो आंसर चाहिए। बहुत हाई स्टेक क्वेश्चन है, आपको प्रश्न कुंडली से पूछना चाहिए। कोई बच्चा है 5 साल, 8 साल, 10 साल का आपकी फैमिली में, आपको उसके लाइफ के बारे में मोटा मोटी समझना है कि क्या पॉसिबिलिटीज, क्या पोटेंशियल लेके आया है ये, तो आप जन्म कुंडली बनवा लीजिए। प्रश्न से नहीं पूछ सकते, प्रश्न से पूछ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन बट वो एक ही आंसर मिलेगा। प्रश्न कुंडली एक समय में एक क्वेश्चन आप एक समय देंगे। जन्म कुंडली आपके पास डिटेल सारी एक्यूरेट है, आप 50 चीजें पूछ लीजिए, उससे आपको एक आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने जन्म कुंडली के बारे में ये सुना है कि उसमें जो ग्रह बैठे हैं या कहीं पे भी कोई बैठा है, वो आपके पिछले टाइम में, जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए थे उसके हिसाब से कुंडली फॉर्मेशन होती है, और उसी हिसाब से आपके वो ग्रह उस जगह बैठे होते हैं। क्या ये सही है? ये सही है। ये सही है। और उसी के हिसाब से हमें सुख दुख, पैसा, मकान, बदनामी या जो भी कुछ मिलता है उसी के हिसाब से मिलता है। पॉसिबिलिटी है। क्या उसको चेंज किया जा सकता है? क्यों नहीं चेंज किया जा सकता? कैसे कैसे चेंज किया जा सकता? देखिए, आप विराट जी, आप मनुष्य योनि में हो, ठीक है ना, कर्म योनि में हो, देवताओं को दुर्लभ है ये योनि। अगर शास्त्र ये बात कह रहा है तो ये हंसी मजाक में तो नहीं कह रहा होगा। ये मेरा चूंकि बैकग्राउंड ऐसा है तो मैं बता सकता हूँ, ये इस्लाम में भी एक वर्ड यूज होता है, ऐसे कहते हैं अशरफुल मखलूकात। फरिश्तों को भी ये चीज़ नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, नसीब नहीं है कि वो इस योनि में आ जाए, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप कर्म से अपना भाग लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, और प्रैक्टिकल बात है ये, कि आप आज जो हो वो आप अपने प्रीवियस चॉइसेस और एक्शंस की वजह से हो। आप स्पिरिचुअल हो, नॉन स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक, उससे पता नहीं चलता। आप इतना तो मान रहे हो ना कि आप आज अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने पास्ट चॉइसेस और एक्शंस की वजह से हो? नहीं। अच्छा, फिर कैसे हो? जो लिखा है वो होना है। लिखा किसने? पता नहीं। हाँ, किसको पता है? ओके। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ इस पे। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज चल रही थी, एक 2 साल के बच्चे ने सांप को काटा, सांप मर गया। ये कर्म था या भाग्य? 2 साल के बच्चे ने सांप को काटा, सांप मर गया। मैंने न्यूज सुनी, मैं न्यूज फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर सांप को काटा, सांप मर गया, राइट। अब तो उसने कोई ऐसी जगह काट दिया होगा जिससे सांप मर गया, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी में जीना लिखा था, और उस सांप की जिंदगी में कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि सांप ने काटा और बंदा बच गया और सांप मर जाता है, बट ये उल्टा हुआ। तो अब इसको आप कर्म कहेंगे या इसे आप भाग्य कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए मुझे, मैं इसको पहले आपको आंसर करूँ कि आप अद्वैत में विश्वास रखते हो, द्वैत में विश्वास रखते हो, किसी में विश्वास नहीं रखते हो? मैं ये विश्वास, मैं उसी एंगल से इसको आंसर करूँ। मैं ये एक विश्वास रखता हूँ, कोई एनर्जी है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो तो आप एग्नोस्टिक हो, आपको मालूम है कोई एनर्जी है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ आपने फिगर आउट नहीं किया है। लेकिन मैं आस्तिक हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ।
लेकिन मैं ये मानता हूं फिर भी कि कोई एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है और प्री रिटर्न है। प्री रिटर्न कैन नॉट बी चेंज्ड। और आपने भी अभी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी कुंडली बनती है वो पुराने कर्मों के हिसाब से बनती है। yes. या पुराने के हिसाब से बनती है। yes. तो फिर तो हम बदल ही नहीं सकते। जो हमने गलत किया तो और हम चाहें कि अच्छा कर लें, वो कैसे हो जाएगा? तो मैंने आपसे ये बात पूछी, लिखा किसने? आप ही ने तो लिखा है। अगर आप अद्वैत की फिलॉसफी में विश्वास रखते हो तो आप उस तत्व के साथ एक हो। हनुमान जी महाराज से जब पूछा राम जी ने कि हे वानर तुम कौन हो, ठीक है ना, तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा शरीर रूप से मैं दास हूं, आत्मा रूप से अंश हूं, ठीक है, और तत्व रूप से जो आप हैं वो मैं हूं। ये आंसर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। ये आप सोचिए कि अगर आप तत्व रूप से वही हैं तो आपको कोई कठपुतली की तरह से नचा नहीं रहा है। आपने ही सिद्धांत बनाया है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मैं ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये बुरे कर्मों में आता है, मुझे इसका ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो अच्छे कर्मों में आता है, मुझे ये मिलेगा। आपने ही अपने रूल्स बनाए हैं, आप उन्हीं रूल्स के हिसाब से खेल रहे हो। तो आप आज जिसको भाग्य भाग्य कह रहे हो, देव देव आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे सुंदरकांड में, ठीक है ना, आप जिसको आज भाग्य भाग्य कह के रो रहे हो, ये भाग आप ही लिखा है सर, आप ही की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अद्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, द्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। लेकिन गीता में लिखा है, अब मुझे अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक करना, कि इतना ज्ञान नहीं रखता कि मैं किसी को ठीक करूं, आप बोल दीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तू कर्म किए जा, लेकिन तू करता मत बन, करवा मैं रहा हूं, और फल की भी इच्छा मत रख, वो भी मैंने ही देना है, ठीक है। तो इसका मतलब तो मैं कर्म भी नहीं कर रहा और मुझे फल भी नहीं मिल रहा, तो जो उन्होंने लिख दिया वो मिल रहा है मुझे। ये आपके लिए मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है सर। किसके लिए एप्लीकेबल? तू कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। वो ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप मोक्ष पथ को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, गॉड रियलाइजेशन करना चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो वो आपको एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि तुम कर्म करो, ठीक है, उसके फल की चिंता नहीं करो। बिकॉज अगर तुम उसके फल की चिंता करोगे देन यू विल गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट। इफ यू विल गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट तो तुम इसी चक्र में फंसे रहोगे। करवा मैं रहा हूं। अब ये मैं और तुम भी भाषा की बात है। अगर मैं और तुम ना हो तो संवाद नहीं होगा। श्री कृष्ण आपसे अलग नहीं है, आप श्री कृष्ण से अलग नहीं हो, आप उनको बुलाते अलग नाम से हो, तत्व रूप से आप ही हो। तो आप अगर द्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैं उसको द्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं कि मेरा इष्ट मुझसे कह रहा है तू कर्म कर, मैं करवा रहा हूं। ये सिद्धांत तब अप्लाई होता है जब अगर मैं उस लेवल से कनेक्टेड हूं अपने इष्ट से। अगर मैं इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लूंगा बिना कॉमन सेंस लगाए, तो मैं बोलूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो श्री कृष्ण करवा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये संतों के ऊपर अप्लाई है कि वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं। ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में भी है। सूफियों के बारे में बोला गया जो गॉड रियलाइज होते हैं कि मैं उनका हाथ बन जाता हूं, मैं उनका पैर बन जाता हूं। ये संतों के बारे में भी कहा गया है ना हिंदुइज्म में कि संत जो है भगवान की स्वरूप है। वो बोल रहे हैं लेकिन भगवान बोल रहे हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कि आप बोले कि मैंने ये किया, ये श्री कृष्ण ने करवाया है। इसको आप दो चीज में डिवाइड कर दीजिए। एक चीज ये है, पहला एक आपके लिए है, मेरे लिए है कि कर्म करो, लेकिन भाई रिजल्ट के लिए ऑब्सेस मत हो जाओ। बिकॉज वंस यू गेट ऑब्सेस टू द रिजल्ट तो आप उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे और आप इसी चक्र में फंसे रहोगे। ये हमारे आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम कर्म कर रहे हैं और सारे कर्म हमसे श्री कृष्ण करवा रहे हैं, ये कहना गलत होगा। बिकॉज हम श्री कृष्ण से उस लेवल तक कनेक्टेड नहीं है। भले ही कोई कितना बोलता हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, भाई होगा, मैं तो नहीं हूं, ऑनेस्टली मैं भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे हम कर्म करते हैं, हाँ, उससे क्या जो हमारी प्रश्न कुंडली है वो बदल सकती है? उसके जो बदल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए उस लेवल का कर्म करना पड़ेगा। जैसे कि अब अगर आप सोचो कि मैं शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया चला के चला आऊं और मैं सारे उद्दंड करता रहूं अपने जीवन में, उद्दंडता करता रहूं अपने जीवन में, और उससे मेरा प्रारब्ध टल जाएगा, नहीं टलेगा। इट्स लाइक सिंपल ना कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो तो आपने सिर्फ कोई कोचिंग अगर ज्वाइन कर ली, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप अच्छा फिजिक चाह रहे हो, आपने कोई जिम ज्वाइन कर लिया, दैट इज नॉट इनफ। दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो रेमेडीज आर अ पार्ट ऑफ इट। सिर्फ रेमेडीज से, टोटके से आपका कोई भाग नहीं बदल सकता, ना आप बदल सकते हो ना कोई और बदल सकता है। ये मैं ज्योतिष होने के नाते कह रहा हूँ। फिर कैसे बदलेंगे? ठीक है, भाग बदलना इज नॉट ईजी। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हाँ उसकी इंटेंसिटी को बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। उदाहरण से आप अपना भाग बदल सकते हो, लेकिन आप ही बदल सकते हो। अब अगर
लेट्स से कि बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब आप बारिश नहीं रोक सकते, आपका प्रारब्ध इतना प्रबल है कि आप बारिश नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपको सही प्रेडिक्शन मिल गई, सही गाइडेंस मिल गई, आपने रेमेडीज कर ली, तो वो एज ए अम्ब्रेला काम कर सकता है। तो आप उतनी मूसलाधार बारिश में आप उतनी आपकी ऐसी तैसी नहीं होगी। लेट्स से कि प्रारब्ध, अगर एग्जाम्पल ऐसे समझे कि किसी ने बाण चला दिया है, धनुष से निकल गया है बाण, प्रारब्ध कैसे भी एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि धनुष से बाण निकल गया, वो वापस नहीं आने का, ठीक है ना। तो अगर बाण निकल गया है, लेकिन क्रियमान कर्म तो ये है ना कि मैं डक कर जाऊं, मैं सीधा उसको यहाँ पे ना लूं, हो सकता है यहाँ लग के निकल जाए, हो सकता है यहाँ लग के निकल जाए, ठीक है ना। तो प्रारब्ध ये है कि मेरी शक्ल ये है, मेरे बाल ऐसे, मेरी हाइट ऐसी, मेरा रंग ऐसा है, दैट इज प्रारब्ध। हाउ आई कैरी माई सेल्फ, दैट इज क्रियमान, राइट। तो आप अगर भाग अपना बदल सकते हो तो उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त क्रियमान कर्म करना पड़ेगा। आजकल के कलिकाल के मनुष्य हम आप हैं, हमारे लिए उतना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, सही रेमेडीज से, अपने इष्ट से कनेक्शन से, स्पिरिचुअलिटी से, इष्ट की सहायता से, अध्यात्म से, किसी संत की ब्लेसिंग से, ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत सी चीज़ें जो हो सकती थी, बहुत बुरी तरह से हो सकती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, राव जी हैं या कौन है, कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था बहुत सीरियस एक्सीडेंट होना था किसी का, और महामृत्युंजय का उन्होंने उनसे पाठ कराया, एंड वो एक्सीडेंट बहुत माइनर सा होके रह गया, राइट। तो अगर ये भी मान लें कि आप प्रारब्ध से बच नहीं सकते, तो भी आप उसकी इंटेंसिटी से बच सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिलीफ। इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो 100% से 10% या 5% अगर हो गया, मैनेजेबल हो गया, मैनेजेबल हो गया। अगर आप बिल्कुल नहीं कनेक्टेड होते अपने इष्ट से, कोई आप रेमेडीज नहीं करते, आप अध्यात्म से कनेक्टेड नहीं होते, आप सेवा नहीं करते, आप एज इट इज एक पशुवत जीवन जी रहे होते, ठीक है, तो वो आता तो आपको रुला देता। अभी आज की डेट में आपने इतनी रेमेडीज कर ली हैं, आप इतना अपने इष्ट से कनेक्ट हो गए हो, आप आध्यात्मिक इतना उस लेवल पे आ गए हो कि अगर कोई चीज़ आई तो आप उसको बहुत ग्रेसफुली मैनेज कर ले गए। आपका चेतना का स्तर वो हो गया, कॉन्शियसनेस लेवल का स्तर वो हो गया है कि वो मैनेजेबल हो गया। वो आपको प्रभाव नहीं डाल पाया, तो फिर प्रभाव नहीं डाल पाया तो मतलब क्या रह गया। आप मुझे गाली बको, मैं उससे प्रभावित हो जाऊं और एक हफ्ता मेरा खराब चला जाए, एक सिचुएशन ये है, और आप मुझे गाली बको और मैं सोचूं कि यार इसने किसका अपमान किया, शरीर का अपमान किया, मैं शरीर थोड़ी वैसे की तैसी जाए, एक बात में बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप कैसे भी ले सकते हो उसको, ठीक है ना। तो मेरा चेतना का स्तर वो है कि मैं प्रभावित नहीं हो रहा आउटर सिचुएशन से, तो फिर मेरे लिए प्रारब्ध क्या ही असर करेगा, सोचने की बात ये है। और अगर मैं उस लेवल तक चला गया, या मुझे कोई ऐसी ब्लेसिंग्स मिल गई, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसी ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है लोगों को कि प्रारब्ध ही टल जाता है। मैंने एक सिद्ध संत के बारे में एक बुक पढ़ी, सिद्धि माँ के नाम से बुक है। उसमें उनके पास उनकी शिष्य आती हैं, बोलती हैं माँ मैंने अपनी घर की सफाई में कुंडली देखी और मेरे बारे में कुंडली है और उसमें अकाल मृत्यु का योग है। वो रियलाइज बीइंग इनसे बात हो रही है, तो माता जी कुछ नहीं बोलती, अनसुना कर देती हैं। बहुत समय के बाद बोथ ऑफ देम दे आर एट अ रिवर बैंक, और कुछ ऐसा पैर उनका स्लिप करता है शिष्य का कि थोड़ा सा भी अगर देर होता नैनो सेकेंड का तो वो बह जाती है, पानी का बहाव उनको बहा ले आता। तो उन्होंने माता जी ने उनका हाथ पकड़ के बाहर खींचा और एक लाइन में सारी बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा ले टल गया तेरा अकाल मृत्यु का योग। तो संतों ने या रियलाइज बीइंग्स की सेवा उन्होंने करी, वो भी तो कर्म है ना, उनका क्रियमान कर्म है ना। तो कर्म कहीं ना कहीं तो आपके भाग के साथ कनेक्ट हो रहा है ना। तो आप सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर अगर बैठ जाओगे कि डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, तो आप में और दूसरे योनि के लोगों में फिर क्या फर्क रह गया। अगर आप मनुष्य होकर भी अपना कुछ उद्धार नहीं कर पाए तो फिर आपको ये योनि मिली ही क्यों थी, दुर्लभ योनि थी ही क्यों ये। लेकिन सर ये जो प्रश्न कुंडली होती है या जो ये नॉर्मल कुंडली होती है जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, जन्म कुंडली, हाँ जन्म कुंडली बोलते हैं, इनमें जो उपाय होते हैं वो सेम ही होते हैं? नहीं, दोनों में अलग होते हैं। ऐसा क्यों? आपको मैं डेटा दूं पिछले साल तक का, 2024 तक का, उस पे मैं आपको बोलूं कि आप एनालिसिस करो, मुझे ये इंटरप्रिटेशन दो, ये इंटरप्रिटेशन दो, किसी टीम में कितनी सेल्स हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको मैंने डेटा कब तक का दिया है? 2024 तक का। मैं आपको एक डेटा दूं अभी से 3 दिन पहले का, और मैं बोलूं कि अब मुझे इंटरप्रिटेशन दो, आपका बेटर रिजल्ट किस में आएगा? 3 दिन वाले में, 3 दिन पहले वाले में आएगा। तो जब जन्म कुंडली बन रही है वो केवल और केवल आपके जन्म के समय पे बना दी गई है, प्रारब्ध के हिसाब से बना दी गई है, तो वो डेटा 20, 25, 30 साल पुराना हो गया ना। आप तो 20, 25, 30 साल के हो गए ना। लेकिन वो तो मैं जब भी बनाऊंगा सेम ही बनेगी। क्या जन्म कुंडली? हाँ,
क्योंकि वो आपके जन्म के समय बनी है, वो जन्म के समय एक स्नैपशॉट है आपकी लाइफ का। हाँ। उस समय का स्नैपशॉट है, लेकिन उसके बाद भी आप चूंकि मनुष्य योनि में, आप देवता योनि में नहीं है, आप पशु योनि में नहीं है, आप कर्म कर रहे हो, कर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कुछ कर्म इस जन्म में ही फलित हो जाएंगे, ठीक है, कुछ कर्म नहीं होंगे। कौन से फलित होंगे, कौन से नहीं फलित होंगे, फॉर श्योर आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आ गया। तो अगर मेरे पास लेटेस्ट डेटा है, मैं आज के हिसाब से कुंडली बना रहा हूँ, प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ, आपने पूछा कि मैं ये बिजनेस प्लान करने जा रहा हूँ, मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने कुंडली बनाई आपकी प्रश्न कुंडली, तो मैंने आज अगर बनाई तो वो आज तक के कर्मों के हिसाब का लेखा जोखा लेके ही तो आपका रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो उसमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। चूंकि एक समय में एक ही क्वेश्चन आंसर करती है प्रश्न कुंडली, तो एम्बिग्यूटी नहीं रहती। ये आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बता देता हूँ, शायद आप समझ जाओगे। लेट्स से सैटर्न की दशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, और सैटर्न जी महाराज आपको छठे भाव का रिजल्ट देना चाह रहे हैं। अब छठे भाव से नई जॉब भी मिलती है, डिवोर्स भी हो जाता है, ठीक है, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें सक्सेस भी मिल जाती है। छठा भाव सामने वाले का पैसा भी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सामने वाले से आपको पैसा भी मिलेगा। अब आप मुझसे पूछ रहे हो नदीम जी जॉब सर्च कर रहा हूँ, बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एट द सेम टाइम लेट्स अज्यूम, भगवान लग रहा ऐसा हो कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ टर्बुलेंस चल रही है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि हाँ छठा भाव तो दिख रहा है, मिल जाएगी आपको जॉब। पता चला भगवान न करे जॉब तो नहीं मिली, छठे भाव ने अपना रिलेशनशिप वाला नेगेटिव इंपैक्ट दे दिया, ठीक है ना। तो एम्बिग्यूटी रहती है, क्योंकि जन्म कुंडली की मजबूरी क्या है, उसे सब चीजें बतानी है, और वो 2024 के डेटा के हिसाब से बतानी है, उसके बाद आज तक का डेटा नहीं है। अच्छा, आपने अगर मुझसे ये बात अगर प्रश्न कुंडली से पूछी होती, मैंने प्रश्न कुंडली लगाई होती, उसमें मान ली कंसर्निंग प्लैनेट जुपिटर आता, जुपिटर छठे भाव का रिजल्ट दे रहा होता, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता मिल जाएगी जॉब। नहीं दे रहा होता तो मैं दशा देख के और दूसरे प्लैनेट्स देख के बता देता कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आप ये रेमेडीज करो, प्रार्थना करो भगवान से, अगर भगवान को मानते हो। नहीं मानते हो तो अध्यात्म में अगर हो तो थोड़ा मेडिटेट करो, सेवा करो लोगों की, ठीक है, शायद ये मैनिफेस्ट हो जाए। तो मैंने आपको एटलीस्ट एक सही प्लैनेट पकड़ के बता दिया। अगर मैं केवल जन्म कुंडली तक रेस्ट्रिक्टेड रहता तो मैं शायद आपको सैटर्न प्लैनेट की ही रेमेडी बताता, राइट। तो प्रश्न कुंडली चूंकि एक समय में एक ही क्वेश्चन के लिए लग रही है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। छठा भाव आ गया तो मुझे पता है कि व्यक्ति जॉब की बात कर रहा है, तो छठा भाव आ गया इसके लिए रेलेवेंट है, पांचवा आ गया तो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा सही हो जाता है। तो ये आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स आ रही हैं कि ये तेल लगाओ, ये इत्र लगाओ, ये पोटली बांध लो, ये पोटली बांध लो, ये कर लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी इंस्टाग्राम में एक पूरा छान लो, कहीं भी कोई प्रश्न कुंडली के हिसाब से ये होगा ये होगा, ऐसा कहीं कोई नहीं है। और आप प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं, जो कि इस टाइम लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते। क्या करना चाहिए लोगों को कि उनको एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिले प्रश्न कुंडली से? हम आप अभी भाग की बात करते हैं, मैं थोड़ी भाग की बात कर लेता हूँ। लेट्स स्विच रोल्स जी। कुछ भाग का भी रोल है जी, तो गाइडेंस उसी को मिलती है, ठीक है ना। जो डेस्टिन्ड होता है, डेस्टिन्ड का मतलब ही नहीं कि उसको पिछले कर्म के हिसाब से हो सकता है, आपको भटकना ही लिखा था आपकी इस लाइफ में, लेकिन आप तरस आ गए अपनी सिचुएशन से, एंड यू टर्न टुवर्ड्स गॉड, यू टर्न टुवर्ड्स सेवा, यू टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, एंड आपको एक गाइडेंस मिल गई। और आपको गाइडेंस जरूरी नहीं कि प्रश्न कुंडली से मिलेगी, माध्यम हो सकता है आप किसी सड़क पे किसी नॉर्मल व्यक्ति से कोई बात करो, वो भगवान उससे ऐसी बात बुलाते हैं जो आपके लिए इंसाइटफुल हो जाए, लॉजिकल बात है। तो हमें आपको ये क्यों वरी करना है कि लोगों को प्रश्न कुंडली के बारे में पता चले? हमें क्यों? नहीं, बिकॉज आप कह रहे हैं उससे बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकती है, और एक टाइम में एक ही चीज पूछ सकते हो, मिलती है। लेकिन प्रश्न कुंडली हर ज्योतिष के ब्रांच में है, ठीक है, लेकिन ज्योतिष के पास आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, अभी ज्योतिष में नहीं थे और बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन वो जन्म कुंडली और डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर लेके चले जाते हैं। प्रश्न कुंडली से किसको आंसर मिलता है? कम लोग को मिलता है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष इसके बारे में जानते नहीं, जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है ना, गाइडेंस भी आपको मिल जाती है जब आपको मिलनी होती है। आप उसके लिए प्रयत्नशील रहो, अगर अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आप प्रयत्नशील रहो, आपके अच्छे कर्म रहे, तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये बात तो है कि प्रश्न कुंडली की थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज आज की डेट में क्या ना, इंस्टाग्राम पे बहुत जेनेरिक उपाय चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी देखिए कंटेंट बनाता हूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। वो उपाय जेनेरिक हैं, लेकिन वो आ रहे हैं शास्त्र से। पर हो सकता है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन या आपके नक्षत्र या कुछ ऐसी चीजें हो कि वो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, उनके लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए, उनके लिए हो जाए, किसी के लिए हो जाए। तो ऐसा नहीं कि वो अपने मन से बना के उपाय बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं शास्त्र से, तो मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा। लेकिन वो हर किसी के लिए काम करेंगे ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के उस कॉर्नर में ये फोटो लगा लो,
ठीक है ना, या किसी बेचारे को बोल दो 1 लाख रुपए लेके कि तुम अपना घर तोड़वा दो और ये चीज़ यहाँ बनवा लो या वो चीज़ वहाँ बनवा लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें बेबुनियाद है, लेकिन वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होंगी, ऐसा नहीं है। रेमेडीज तभी काम करेंगी जब कस्टमाइज्ड हो, रेमेडीज तब काम करेंगी जब मैं आपके कर्मों के पॉइंट से चेक करूंगा चीज़ों को, और आपके कर्मों का लेखा जोखा तभी चेक हो सकता है जब मैं आज कोई कुंडली बनाऊं, क्योंकि आप कोई 5 साल की बच्चा नहीं है कि आपने कोई कर्म नहीं किया, आपकी एज हो गई है, मेरी एज हो गई है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है मेरे पास, उसकी उम्र 25-30 साल 35-40 साल है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर मी, मेरी प्रैक्टिस मुझे ये कहती है, अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी ऐसा करते हैं, मैंने इससे पहले बताया था, कि उस व्यक्ति की आप जन्म की डिटेल्स भले ही ले लो, उससे आप वैलिडेट कर लो चीज़ों को, क्रॉस चेक कर लो कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप उसकी प्रश्न कुंडली जरूर बनाओ, क्योंकि वो उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा लेके आंसर करेगी, वो एक्यूरेट आंसर करेगी, वो सही प्लैनेट बता देगी किस प्लैनेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो कितनी बार बन सकती है ये प्रश्न कुंडली? एक टॉपिक के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 अलग अलग चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, कोर्ट केस के लिए हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हर चीज़ के लिए अलग कुंडली बनाओगे, अलग बात है। बट लेट्स से कि आपने रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ मुझसे पूछी और वो आंसर आ गया नेगेटिव, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये तो बता दूंगा एटलीस्ट कि देखो यार ये प्लैनेट आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इस प्लैनेट की दशा चल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, आप इस प्लैनेट की रेमेडी करो, इसके अलावा आप ये करो, ये करो, ये करो, मैं जो भी एडवाइस कर दूंगा आपको। अब आप उसको, चूंकि प्रश्न कुंडली कर्मों के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है ना, ये सिर्फ दैव दैव भाग भाग वाली बात नहीं करती है, तो आप कर्म करोगे, आप उन रेमेडीज को करोगे 6 महीने एटलीस्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगता है कि आपने इनफ कर लिया है, तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को चेक करा सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 6 महीने का गैप, 8 महीने का गैप ऐसे करना चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए सीरियसली, और सीरियसली प्रे करना चाहिए, जैसे भी आप कनेक्टेड हो भगवान से किसी भी तरह से, किसी भी उससे, तो आप 6 महीने एटलीस्ट आप उन रेमेडीज को करो, उसके बाद आप दोबारा उसी क्वेश्चन के लिए प्रश्न कुंडली लगवा सकते हो। एटलीस्ट इतना गैप आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रारब्ध की वजह से कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आप सोचो कि हफ्ते 2 हफ्ते में वो चली जाएगी, जस्ट बिकॉज आपने कहीं दिया जला दिया, जस्ट बिकॉज आपने कहीं टोना टोटका कर दिया, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। Anything worth in life, anything worth having in life is like something जिसके लिए आपको really बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो easy नहीं होती है ना, तो लेकिन जो इनके उपाय होते हैं, आपने कहा कि जो जन्म कुंडली होती है और इनके उपाय डिफरेंट होते हैं, yes. तो कोई एग्जांपल बताएंगे कैसे? उपाय डिफरेंट इन द सेंस होते हैं कि प्लैनेट्स अलग आ जाते हैं ना। ओके ओके, आपने करियर का पूछा, मैंने जन्म कुंडली से चेक किया, किसी और प्लैनेट की दशा चल रही होगी, प्रश्न कुंडली से चेक किया मैंने, किसी और प्लैनेट की दशा चल रही होगी, तो प्लैनेट्स अलग आ जाएंगे ना, क्योंकि जन्म कुंडली आपका वो जन्म के समय का स्नैपशॉट हो गया लाइफ का, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो आज से 30 साल के बाद, ठीक है ना, तो अब आपके इस लाइफ में भी आपने बहुत सी चीज़ें प्लस कर दी होंगी, माइनस कर दी होंगी, तो आपके क्रियमान कर्म ने भी आपकी डेस्टिनी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों वे में कैसे ना कैसे तो इम्पैक्ट किया होगा, ठीक है ना, तो प्लैनेट्स अलग आ जाते हैं, इसलिए वो अलग प्लैनेट्स की रेमेडीज हो जाती हैं। तो क्या ये जो प्रश्न कुंडली होती है, इसका कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक से भी कोई संबंध होता है? जैसे कि मतलब अगर आपने कोई प्रश्न कुंडली किसी की लगाई या किसी ने कोई प्रश्न आपसे पूछा, तो जो उससे कोई किसी पे कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा कोई करवा सकता है, कोई इनका कनेक्शन होता है आपस में? पता चल सकता है, अगर लग्न एफ्लिक्टेड है, मून एफ्लिक्टेड है, मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, लग्न आप सेल्फ हो, अगर वो एफ्लिक्टेड है, 8-12 जैसे हाउसेस से कनेक्शन आ रहा है, तो एक इंडिकेशन मिल सकता है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी बस रिसेंटली केस आया था, और तबीयत ख़राब थी किसी की, यंग बच्चे की घर में, तो ज़्यादा पुराना केस नहीं है ये, तो उनकी माता जी ने किसी से कंसल्ट किया, उनके परिचित के एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने 11-12 हज़ार ली, उनसे बोल दिया किसी ने कुछ किया है, पड़ोस के किसी ने कुछ किया है, ये हुआ है, और मेरे पास आ गया वो प्रश्न, उसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने मुझसे क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि चूँकि मैंने पहले उनको कभी कंसल्ट किया था, तो वो उनको एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कैसे माता जी ने पैसे दे दिए हैं और भाई के साथ ये केस है। मैंने चेक किया, मैंने कहा मुझे तो बीमारी लग रही है और इलाज कराइए इसका, ऐसा कोई सीरियस भी नहीं लग रही, हो सकता है 2-3 महीने में सही हो जाए, 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई, तो मेडिकल इशू था, तो पता चल सकता है अगर मून एफ्लिक्टेड है, लग्न एफ्लिक्टेड है। लेकिन देखिए सर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी तभी असर करेगा, मैं बैलेंस लेके चलता हूँ, मैं एक्सट्रीम पे नहीं जाता। आपके कर्म भी हैं, आपका भाग भी है, भाग भी आपके कर्म से बना है, तो थोड़ा सा बैलेंस होके चलिए। मैं आपको योग वशिष्ठ से, जैसे मैं आपको पॉडकास्ट से पहले बता रहा था, मैं योग वशिष्ठ में ये चीज़ पढ़ी कि अगर भगवत प्राप्ति की बात है, मोक्ष पद की प्राप्ति की बात है, तो वहाँ पे आपके क्रियमान कर्म का वेटेज ज़्यादा होगा। भले ही आपका प्रारब्ध आपके अगेंस्ट खड़ा हो, लेकिन आपके क्रियमान कर्म अगर ठीक है
तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर अर्थ की बात है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बातें हैं, तो उसमें प्रारब्ध का वेटेज ज़्यादा होगा। लेकिन आप क्रियमान से कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते अपने लिए, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा बैलेंस लेके चलते हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी तभी असर करेगा अगर वो आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट में है, डेस्टिन्ड है। स्क्रिप्ट में है मतलब? आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेके आए हो ना, एज अ सोल। आप अपनी लाइफ में डिसाइड करके आते हो। मैं इस पर आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक रियल एग्जांपल दूंगा। आप अपनी लाइफ में एज अ सोल चैलेंजेस डिसाइड करके आते हो। जितना एडवांस लेवल के आप सोल हो, उतना आप ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो अपनी लाइफ स्क्रिप्ट। अगर आप उतने एडवांस लेवल के सोल नहीं हो, तो आप कुछ अपने इनपुट दे सकते हो कि ऐसा चैलेंज होना चाहिए बिकॉज में ये अटैचमेंट्स हैं, मुझे इसको ओवरकम करना है, या वॉट एवर इट इज। ठीक है ना, जितना भी आप एडवांस हो, पर आप अपने चैलेंजेस लाइफ के सेट करके आते हो। तो आपका कोई भला नहीं कर सकता, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप जो भी प्लस माइनस फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपकी ही लाइफ की स्टोरी, आपने ही लिखी है। इसको ग्रेसफुली आप अगर हैंडल कर ले जाते हो तो आप निकल गए, और ग्रेसफुली नहीं हैंडल कर ले जाते तो आप फंस गए। और आपको ब्लैक मैजिक से मैं एग्जांपल बता दूं बिफोर आई फॉरगेट। ये रियल इंसिडेंट है, मेरे जानने वालों का नहीं, पर मैंने सुना है रिलायबल सोर्सेज से कि बहू थी एक परिवार की, वो कुछ किया करती थी। ठीक है, और ये बहुत चल रहा है ये। ठीक है, तो सास पे बहुत असर हुआ और ससुर पे नहीं हुआ। ससुर ऐसा कोई खास काम नहीं करते थे। ससुर सिर्फ 2 टाइम की आरती करते थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते थे, उन पे असर नहीं हुआ। तो आप पे असर भी अगर हो रहा है तो कुछ वो भाग में होगा आपके, हो सकता है वो चैलेंज आप लेके आए हो, और कुछ हो सकता है आपके कर्म भी हो कि आपने इनवाइट कर लिया। अगर आप, और मैंने एक चीज और भी सुनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बहुत महापुरुष है, वो बैठ के कहीं पे भगवान का नाम ले रहे हैं, और बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि कुछ एक एंटिटी होती है, एस्ट्रल एंटिटी होती है, और वो उससे उनका इंटरेक्शन होता है बाद में। तो वो बोलते हैं कि तुम पहले क्यों सामने नहीं आया? तो बोले कि आप भगवान का नाम ले रहे थे, मैं कैसे सामने आ जाता। ठीक है, तो कुछ आपके प्रारब्ध होते हैं कि आप लेके आते हो ये चैलेंजेस कि मैं ये फेस करूंगा एंड आई विल ग्रो थ्रू दीज चैलेंजेस, और कुछ आप अपने कर्मों से भी इनवाइट कर लेते हो। तो ब्लैक मैजिक भी ऐसे हवा में चलते नहीं हो जाता असर, और बहुत से 99.99% तो फ्रॉड ही हो रहा है मार्केट में। जो 1-8% सही लोग हैं, आप उन तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, और आजकल ये बहुत हो रहा है कि यंग लड़के लड़की हैं वो वशीकरण की तरफ भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, और जो फैमिली वाले हैं, वो हमारी सास या हमारे फलाने या पति जो हैं, वो कब्जे में हो जाए। और मुझे लगता है कि मैंने इस पर कॉन्टेंट बनाया था कि अनकंडीशनल लव इज द प्योर वशीकरण। ठीक है ना, अगर आप किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हो, भगवान आपके वश में हो जाते हैं, तो फिर व्यक्ति क्या है, राइट? पर समाज थोड़ा इस तरफ जा ही रहा है। अभी आपने बात करी कि फ्रॉड 99.99% हो रहा है। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो कैसे पहचाने कि ये फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर है, या ये फ्रॉड कर रहा है, या ये गलत चीज बता रहा है, या ये सही नहीं है? मतलब कैसे सही एस्ट्रोलॉजर को ढूंढे राधर? कुछ इंडिकेशन से मैं दे सकता हूँ आपको, शायद आपके काम आ जाए, और हो सकता है अगर आपको झेलना ही लिखा है तो आप झेलो भी। अगर तो आपको कोई बहुत स्पेशल फील करा रहा है कि बहुत आपकी ऑरा स्पेशल है, आप कुछ बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल सोल हो आप, ठीक है, आपको कोई बहुत स्पेशल फील करा रहा है, रेड फ्लैग। कोई स्पेशल नहीं है, सोल लेवल पर सब सेम है। कोई आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको ब्रेक कर रहा है कि तुम्हारा फलाना प्लैनेट वहाँ बैठा है, नीच का है, उच्च का है, इसकी दृष्टि उसको, उसकी दृष्टि इसकी टोपी सर उसकी टोपी इसके सर। ठीक है, रेड फ्लैग बाबू। कोई अगर आपसे मेहनत नहीं कराना चाहता, कह रहा है ये विशेष अनुष्ठान है, हम ही कर सकते हैं, राइट? डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, रेड फ्लैग है, राइट? कोई गलत काम के लिए एग्री कर रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है ना, गलत काम इन द सेंस जब ये लोग बात करते हैं वशीकरण एंड ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है, कोई बहुत एक्सपेंसिव पूजा बता रहा है, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं। एक केस आया था कैलकाटा का था, जेन्युइन केस था, वो जिनसे कंसल्ट करती थी वो भी जेन्युइन थे, वो पूजा कराती थी, उनको रिलीफ मिलता था, बाद में उनकी सिचुएशन वही हो जाती थी। तो मैंने कहा कि मैडम आप कितनी पूजा कराओगे, आप अंबानी अडानी या हम अंबानी अडानी तो है नहीं कि ये
पंडितों को लगाते हैं और कहीं बोले कि 365 दिन आपको पूजा ही पूजा करनी, करनी है। ठीक है ना। तो पूजा से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फन नहीं मिलेगा। तो कोई अगर ऐसा है कि आपसे कुछ एफर्ट नहीं करा रहा है, एक्सपेंसिव पूजा बता रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंसिव स्टोन्स बता रहा है, स्टोन्स के भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं और स्टोन एक सप्लीमेंट काइंड ऑफ होता है, स्टोन से आपकी लाइफ नहीं चेंज होती। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता था, मैं बहुत स्टोन पहनता था और मैं सीरियस जब से आया इस फील्ड में ना, मैं नहीं पहन रहा, क्योंकि स्टोन्स भी है ना कि अगर कुछ अच्छे ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं तो कुछ अच्छे हाउसेस को एक्टिवेट करते हैं, तो कुछ नेगेटिव हाउसेस को भी एक्टिवेट कर देते हैं। और आपको अगर स्टोन पहनना भी है तो आप कुछ समय तक पहने, ज़्यादा पहनेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका वो पर्पस पूरा हो गया, वो दशा पूरी हो गई, तो आपको हटा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर स्टोन आप पहन रहे हो तो उससे आपका भाग नहीं चेंज हो सकता, आप सिर्फ पूजा करवा रहे हो उससे आपका भाग नहीं चेंज हो सकता। इवन कृष्ण मूर्ति जी, जिन्होंने, जो कि खुद एक पराशर ज्योतिष एक्सपर्ट थे और बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि इस सिस्टम को फाइन ट्यून किया जा सकता है, उन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, उसको फर्दर फाइन ट्यून करके खुल्लर जी ने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। तो कृष्णमूर्ति जी ने भी काफ़ी उपाय बताए, वो भी उपायों में विश्वास रखते थे, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं करते थे। उन्होंने जो भी उपाय बताए वो ज़्यादातर मंत्र जप और नाम जप इनके अराउंड बताया कि ये प्लैनेट है और अगर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, तो आप इसका मंत्र का उच्चारण कीजिए, इसका कीजिए। तो उन्होंने भी ज़्यादा पूजा या जेमस्टोन की बजाय मतलब मंत्रों पे ज़्यादा, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये वो युग है जहाँ पे आप मंत्र से, अगर आपको दीक्षा मिली है, नहीं तो नाम से अपने इष्ट के या फिर दूसरी चीज़ों से आप कर सकते हो। बिकॉज तंत्र से भी होती हैं चीज़ें चेंज, तंत्र बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। तंत्र इज ऑल्सो अ कर्मा एंड तंत्र इज ऑल्सो अ रेमेडी। लेकिन वही है कि फिर आपको सही गुरु मिलना चाहिए, सही दीक्षा मिलनी चाहिए। और आप आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग हैं 7 बजे निकल रहे हैं, रात को 7 बजे आ रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल तो यही है कि आपको सही रेमेडीज मिल जाएं, सही प्लैनेट्स मिल जाएं, आप रेमेडीज करो, सेवा करो, लोगों की जितनी सेवा कर सकते हो। सेवा को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत काम होता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, बहुत काम होता है। थोड़ा सा आप अगर कनेक्ट हो जाओ, इवन अगर भगवान को आप नहीं मानते हो, ठीक है, तब भी आप हीलिंग को मानते होगे। हाँ, हीलिंग 50 तरह से होती है, ठीक है। हिप्नोसिस, मैनिफेस्टेशन मानते होगे। मैनिफेस्टेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन सिस्टम से निकला है, ठीक है, और वो अब हमको वेस्ट वाले बेच रहे हैं, ठीक है, और इंडिया से निकला है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मानते होगे आप। भगवान को नहीं मानते आप, ध्यान को मानते होगे। बहुत लोग हैं वो कुछ नहीं मानते। मैं हर चीज मानता हूँ वैसे, मैं भगवान भी मानता हूँ। एग्जाम्पल बोला कि मतलब सिर्फ रेमेडीज से काम नहीं होगा, आपको उसको सेवा और कुछ स्पिरिचुअल या धार्मिक प्रैक्टिस से कंबाइन करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल धार्मिक प्रैक्टिस का स्पेक्ट्रम इतना वाइड है कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ में नहीं मानता, इस चीज़ में मानता है, इस चीज़, बौद्ध हैं, बहुत भिक्षु होते हैं, वो ना आत्मा में मानते हैं ना पुनर्जन्म में मानते हैं, उनका बहुत बड़ा सेक्शन होता है, उनकी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो आप कुछ ना कुछ तो इनकॉर्पोरेट कर ही सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ तो अपना ही सकते हो। मैं उसको नहीं कह रहा कि आप किसी मंडे या किसी वार को आप चले गए और आपने उसको व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। मैं इसको स्पिरिचुअलिटी या धार्मिकता में नहीं लेता हूँ, लेकिन कुछ आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अगर मैं लेट्स से द्वैत में विश्वास रखता हूँ, तो मैं जिस इष्ट पे विश्वास रखता हूँ उसके नाम पे मैं ध्यान कर सकता हूँ। अगर मुझे दीक्षा मिली उसके मंत्र पे मैं ध्यान कर सकता हूँ। अगर मैं द्वैत में विश्वास नहीं रखता, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होता, मैं सांस पे ध्यान कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे लगता है कि नहीं, मुझे साधना करनी है, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे रात को बैठ सकता हूँ, मुझे सही दीक्षा मिल गई, मैं कोई तंत्र साधना घर में कर सकता हूँ जो घर में करी जा सकती है। हर साधना घर में करी भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ इन चीज़ों में रहा हूँ, तो मुझे आइडिया, आप हर साधना घर में कर भी नहीं सकते। कुछ तो आप इनकॉर्पोरेट करोगे और कुछ सेवा आप करोगे, तो ही आपकी जो इच्छा है वो मैनिफेस्ट होगी। केवल आप मैनिफेस्टेशन करोगे, एफर्मेशन लिखोगे, तो उससे कुछ होने का नहीं है। और मैनिफेस्टेशन इंडिया से ही गया है कॉन्टेक्स्ट, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आपको ये संदर्भ मिल जाएगा शास्त्रों में। ये आप 10 पुत्रों की कहानी आती है जिन्होंने एक सृष्टि पूरी बना दी, और ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा ये सृष्टि कैसे बनी हुई है, किसने बनाई है। तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया तो पता चला कि ये इनके माता पिता का देहांत हो गया। और ये मैं आपको योग वशिष्ठ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि अद्वैत का टेक्स्ट है, उसमें कोई धार्मिकता या इमोशनल करने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि किसने बना दी, तो उस सृष्टि के ही सूर्य को बुलाया, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये 10 पुत्र हैं, इनके माता पिता का देहांत हो गया, और इन्होंने संकल्प किया, और ये तब से बैठ के जप कर रहे हैं कि हम ब्रह्मा हैं, और ऐसे करके उनका पूरा मंत्र है, और हम सृष्टि की रचना करते हैं। तो इन्होंने सृष्टि पूरी क्रिएट कर दी है। आप समझ रहे इस बात? तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से आप कर नहीं सकते। जैसे वेस्ट में बहुत ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बड़ी महंगी बुक्स भी बिक गई, नाम नहीं लेते हैं, कंट्रोवर्सी होगी,
लेकिन आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन से या अफर्मेशन लिखने से कुछ नहीं कर सकते। आपको उसको कंबाइन करना पड़ेगा पुण्य कर्म से, आपको उसको कंबाइन करना पड़ेगा अध्यात्मिकता से। आपका भाग आप ही बदलोगे, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदलेगा। जो बोल रहा है मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, आपका भाग आप ही बदलोगे। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता, कोई तांत्रिक नहीं बदल सकता, कोई सो कॉल्ड अघोरी नहीं बदल सकता। मैं प्रयागराज से आता हूँ, मैंने बहुत सो कॉल्ड अघोरी देखे, तांत्रिक देखे, मौलाना देखे, और मुझे भगवान ने बहुत दिखाया है। मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मैं इस फील्ड में इधर के लोगों से मिल गया, उधर के लोगों से भी मिल गया। तो आप ही बदलोगे जो बदलोगे। अगर आपको बदलना है, नहीं बदलना है तो मत बदलो, नहीं तो ऐसे ही रहोगे। मुझे इतना लगता है कि अगर आप द गोल ऑफ ऑल गोल्स सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो, गॉड रियलाइजेशन कर सकते हो, गोल ऑफ ऑल गोल्स, जिसके बाद कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं करना, अगर आप वो आप कर सकते हो तो छोटी मोटी मटेरियलिस्टिक चीजें ऐसी क्या हैं। अगर आप उस जिद पे आ ही जाओ तो आपको भगवान नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, अगर आप उस जिद पे आ जाओ, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि भगवान का तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि या तो वो आपको दे के तृप्त कर देंगे, या आप चेतना के स्तर पे उस लेवल पे आ जाओगे, कहोगे यार मैं क्या था यार। अब किसी सिगरेट पीने वाले से बोलो, आप जो छोड़ चुका हो सिगरेट 5 साल 10 साल, बोलो यार मैं क्या ही था आदमी यार। किसी एडिक्ट से आप दारू पीने वाले से बोलो 10 साल के बाद वो छोड़ चुका हो, सीरियस हो, सोबर हो गया हो, मैं क्या ही आदमी था यार, मैं क्यों उस चीज के लिए पागल था। तो आज जो हमको चीज चाहिए, जैसे बचपन में हमको जो चीज चाहिए थी आज नहीं चाहिए, ये तो आप समझते हो। और आज जो चीज चाहिए वो हमको कल नहीं चाहिए होगी। तो अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कुछ नहीं। बट ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि आपको चाहिए अगर, तो मटीरियलिस्टिक गोल्स इतना कौन सा पहाड़ हो गए कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर्स के झांसे में मत आओ, आप सो कॉल्ड तांत्रिक या अघोरियों के या मौलानाओं के तावीज और यंत्र के झांसे में नहीं आओ। आप सही प्लैनेट्स पकड़ लो, आप कैसे भी करा लो, प्रश्न कुंडली करा लो, जन्म कुंडली करा लो, न्यूमरोलॉजी करा लो, आप गाइडेंस ले लो, लेकिन आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। भूख लगी तो आपको ही खाना पड़ेगा, कोई और नहीं खिला सकता आपको, अनलेस अनटिल कोई आप किसी रियलाइज संत की सेवा में है। अगर आप किसी रियलाइज संत की सेवा में तो आप बहुत ही स्पेशल सोल है, तो फिर वही कर लेंगे सब कुछ। आपने प्रश्न कुंडली की बात करी, जैसे प्रश्न कुंडली तो मेरे को सवाल आपसे पूछना है, उससे आप मेरी कुंडली बनाएंगे, लेकिन क्या मेरे बिहाफ पे भी कोई मेरी प्रश्न कुंडली पूछ सकता है? आपका बिल्कुल खास होना चाहिए, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, कोई दोस्त वोस्त नहीं? थोड़ा मैं उस पर उतना एक्यूरेसी पे नहीं मानता, उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है उसमें। ये तो ज्योतिष का सिद्धांत ही है कि अगर आपको ऐसे कोई रेमेडी भी करनी है और आप किसी कारणवश नहीं कर सकते, बीमार हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है और कोई चीज़ बहानी है, दफनानी है या कुछ भी करनी है, तो अगर वो कर सकती है तो आपकी पत्नी कर सकती है, ठीक है ना, आपका कोई भाई कर सकता है, ब्लड रिलेटिव कर सकता है। तो उसका ऐसा क्यों का मैं नहीं बोल सकता, उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन वो आपके परिवार का ही कोई हो तो उसका वो आंसर ज़्यादा अच्छा मिलता है। ऐसे तो करा जा सकता है, लोग कर देते हैं कि देश के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली करी ही तब जानी चाहिए जब बहुत हाई स्टेक क्वेश्चन हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अगर कंटेंट बनाने के लिए मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैंने कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सटीक नहीं बैठी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। अगर मैंने सलमान खान के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर दी और वो सटीक नहीं बैठी तो ना उन्हें फ़र्क पड़ रहा है ना मुझे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके बारे में है तो अगर आप नहीं प्रश्न कर रहे हो, लेट्स से आपके बिहाफ पे कोई प्रश्न कर रहा है तो वो आपसे फैमिली का मेंबर हो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा सही आंसर मिलता है उसका। क्या प्रश्न कुंडली ये कहती है कि स्टोन पहनना चाहिए? पहन सकते हैं, स्टोन में बुराई नहीं है, लेकिन स्टोन को ही भगवान मान लेना बुराई है। उसमें स्टोन आपका भाग थोड़ी बदल देगा। स्टोन हमेशा आप नहीं पहन सकते। जैसे बहुत से लोगों को स्टोन, मैं देखिए इस ज्योतिष में कई ब्रांचेस हैं और ऑनेस्टली मुझे ज्योतिष के बारे में शायद 2% मालूम होगा, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ मालूम हो, ठीक है, क्योंकि ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कई जन्म लग जाएंगे तब भी आप नहीं समझ सकते। सही बात, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इतना तो है कि स्टोन्स अगर कुछ पॉजिटिव हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो कोई भी एक प्लैनेट जो है सिर्फ पॉजिटिव हाउसेस को एक्टिवेट नहीं करता है, कुछ वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसके होते हैं, तो वो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। स्टोन्स अगर आप पहन रहे हैं उसमें बुराई नहीं है, वो आपके रिजल्ट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी दशा पूरी हो जाए या जब आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए तो आपको उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो उससे नुकसान भी होते मैंने देखा है। कि जैसे कुछ एग्जांपल कोई बताएं। हेल्थ का इशू हो जाता है, एक को हेल्थ का इशू हो गया था, दुबई के थे वो व्यक्ति ने, ठीक है, तो उन्होंने कहीं कंसल्ट किया था, उन्होंने पराशरी सिस्टम के हिसाब से उन्होंने एडवाइस किया था, स्टोन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनको उस दशा में वो नहीं पहनना चाहिए था। तो इट्स लाइक आपका जो मैं चूँकि स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी, कसफल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई प्लैनेट उसके लिए कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है, तो उसमें प्लस माइनस दोनों तरह के हाउसेज आते हैं। तो शॉर्ट पीरियड के लिए अगर मुझे लगता है कोई स्टोन आपको
यूज़ करना चाहिए तो मैं एडवाइस कर देता हूँ कि आप ये यूज़ कर लीजिए। जनरली मैं नहीं करता हूँ, और वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपका एक बार टारगेट वो पूरा हो गया तो यू गेट रिड ऑफ इट, यू डू नॉट टेक, यू नॉट कंटिन्यू विद द मेडिसिन वंस यू हैव बीन क्योर्ड। करना क्या चाहिए उस स्टोन का फिर, अगर वो हो गया तो उसको भा देना चाहिए या रखे रहना चाहिए? घर में रख दीजिए, उसमें ऐसा कौन सा दिक्कत तो है? उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? क्या इफेक्ट आएगा उसमें? वो आपके आप बॉडी पे आपने पहना हुआ है तो वो शायद इससे कनेक्ट हो रहा है तो वो कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बट इट्स अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से आप हेल्दी नहीं हो सकते, इट्स अ सप्लीमेंट। आपको डाइट लेनी पड़ेगी। आपकी डाइट क्या है? आपकी डाइट, आप में ही चेंजेस आने चाहिए, आपका ही एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी तरफ से मेहनत होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप, रेमेडीज एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट से आप पेशेंट ठीक नहीं होता, उसको डाइट भी चाहिए, और डाइट जो है वो उसका कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, वो जैसे भी कनेक्शन करना चाहे अध्यात्म से, भगवान से। बट स्टोन को आप बहा दीजिए, घर पे रख लीजिए, रीसेल कर दीजिए। हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस? डजंट मेक सेंस। तो जो प्रश्न कुंडली है, क्या उससे हम अपने आप को कितने हद तक ठीक कर सकते हैं? और अगर मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने मेरी प्रश्न कुंडली लगाई और आपने मुझे कोई चीज बताई, तो मैं कितने % तक उससे ठीक हो जाऊंगा? ये आपके ऊपर है ना, कि मैं उन रेमेडीज को या जो आपने चीजें बताई हैं उनको कितनी रेमेडीज तो आप शिद्दत से कर रहा हूं? रेमेडीज तो आप ही को करना ना। डॉक्टर के पास आपके, डॉक्टर ने आपको कोई चीज एडवाइस करती है, कर अब दी। आप उन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है ना, राइट? सो इफ यू हैव बीन एडवाइस समथिंग, then you need to do that, and you do that with the intensity. कर्म विपक्ष संहिता में भी ये बात आती है, जो कि कर्मों के सिद्धांत पे बात करती है कि आपने ये कर्म किया तो आपको ये फल मिलेगा, ये कर्म किया तो ये फल मिलेगा, इसकी ये रेमेडी, इसकी ये रेमेडी। उसमें भी ये बात आती है कि आप कितना इंटेंसिटी शिद्दत से कर रहे हो। तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है, करना ना करना आपके ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि भूख आपको लगी है, खाना आपको है, बता मैं सकता हूँ, राइट? तो एवरीबडी इज नॉट दैट सीरियस। लोग सीरियस कितना है ये उनके कर्मों से पता चलता है। जैसे ये रिलेशनशिप में बहुत सिचुएशन आती है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो वर्ड्स वो आप अपने एक्शंस में शो करो, ठीक है ना? तो आप करो, रेमेडीज को करो, थोड़ा लॉन्ग टर्म 6-8 महीने करो, सीरियसली करो, राइट? प्रे करो सीरियसली, एंड देन उसको फिर रीइवैल्यूएट कराइए, चेक कराइए क्या कुछ प्लानिटरी शिफ्ट या चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो किस चीज की प्रश्न कुंडली आप पे सबसे ज्यादा आती है? जनरली वही चीजें चल रही हैं, रिलेशनशिप, करियर, पैसा, फॉरेन सेटलमेंट, बस वही हेल्थ, वही टॉपिक है मनुष्य के जीवन के, तो वही चलते हैं। बच्चों के बारे में, प्रोजेनी, चाइल्ड बर्थ एंड ऑल। बट फिर भी सबसे ज्यादा कोई एक, वो रिलेशनशिप और करियर के पैसे का ही सबसे ज्यादा। और ये हम न्यूमरोलॉजी और ये टैरो कार्ड रीडिंग को कैसे प्रश्न कुंडली से देखते हैं? मतलब ये कोई इसके साथ है, या आजकल जो नई विद्या बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उससे भी हम सब बता देते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी बता देते हैं? न्यूमरोलॉजी मैं भी यूज़ करता हूँ, टैरो मैं भी यूज़ करता हूँ, और न्यूमरोलॉजी मैंने कई तरीके से, मैं तो इस चीज़ में, मैंने बताया ना, मैं बचपन से हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तब से मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ। मैं इंडिया के बाहर के लोगों को भी मैंने कंसल्ट किया है, मिडिल ईस्ट में रहा हूँ, यूके में रहा हूँ। तो मैं तो न्यूमरोलॉजी मैंने बहुत तरीके से पढ़ी है। मुझे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगी। इंडिया का भी वर्जन है एक न्यूमरोलॉजी का, जिसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। टैरो भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन नहीं देता, मैं उसको एज अ सपोर्टिंग टूल यूज़ करता हूँ। अगर मैं आपका कोई कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रश्न कुंडली का या जन्म कुंडली का, तो अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ की एनर्जी चेक करी जा सकती है, तो मैं टैरो से चेक कर लेता हूँ। कोई चीज़ न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हर चीज़ का आंसर नहीं करती है, कुछ चीज़ों का बहुत अच्छा आंसर करती है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा बता देगी, पैसे उससे के बारे में बहुत अच्छा बता देगी, लेकिन आप हर चीज़ उससे पूछना चाहो तो उस साइंस में ये है कि वो आपको हर चीज़ से, आप हर चीज़ नहीं कर सकते ना। एक टूल से आप 10 चीज़ें कर सकते हो, आप सोचो कि आप एक ही टूल से सारी चीज़ें आप कर लो, तो नहीं कर सकते। तो एज अ सपोर्टिंग टूल तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी भी विद्या है न्यूमरोलॉजी। टैरो का रिलेशनशिप में बहुत काम आता है, लेकिन टैरो में थोड़ा सा एक बात ये देखने वाली होती है कि टैरो से आप सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते। टैरो एक एनर्जी का मामला है, और जो रीडिंग कर रहा है वो भी बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए, और आप इंट्यूटिव तभी होते हो जब आप अपने केंद्र पे केंद्रित होते हो। कितने लोग हैं ऐसे, आप खुद पूछिए। तो आप अपने लाइफ का हाई स्टेक क्वेश्चन पूछने जा रहे हो किसी से कि मुझे कनाडा में सेटल होना है, मुझे 15 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, अब आप वो टैरो से पूछोगे तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है ना? टैरो से आप रिलेशनशिप की कई परतें खोल सकते हैं,
ठीक है, वो ठीक है। और टैरो की वैसे भी जो रीडिंग होती है वो मुझे खुद मालूम है कि 3 4 6 महीने के आगे उससे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है और रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो टैरो का भी इट्स नॉट अ कम्पिटिटिव साइंस, कॉम्प्लीमेंट करती है कुंडली एनालिसिस में, और न्यूमरोलॉजी भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है। तो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कंसल्टेशन उससे जनरली नहीं देता। मैं जन्म कुंडली से कंसल्टेशन दे देता हूँ, प्रश्न कुंडली से दे देता हूँ कि किसी का कोई बहुत हाई स्टेक क्वेश्चन है तो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जन्म कुंडली भी है और आपने मेरी जन्म कुंडली देख ली, जन्म कुंडली से आपको पता लग गया कि मेरी कुंडली में XYZ प्रॉब्लम है और बाकी चीज़ें अच्छी हैं जो भी है, हाँ। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो क्या अब आप उससे मेरी प्रश्न कुंडली भी बना के देखेंगे और उसको जन्म कुंडली से मैच करेंगे, या सिर्फ प्रश्न कुंडली बनाएंगे और आंसर दे देंगे? सिर्फ प्रश्न कुंडली से आंसर मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल। ऐसे ऐसे सिग्निफिकेशन या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं कि अगर कभी आपको लग रहा है कि क्या कुछ चेक कर लिया जाए क्या दूसरे लेवल से, ठीक है ना, क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया ना कि लोग इतना एफर्ट करते नहीं हैं। बहुत से लोग प्रारब्ध के हिसाब से ही जीवन जी के चले जाते हैं, ठीक है ना, उतने सीरियस एस्पिरेंट आपको नहीं दिखते हैं। तो लेट से आपने मुझसे कोई चीज़ पूछी, मैं तो प्रश्न कुंडली से उसको चेक करूंगा, बट मैं जब किसी से डिटेल लेता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे कि आपको अपने जन्म का समय ठीक ठीक मालूम है क्या, दे दीजिए। अगर बोलते हैं मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है तो डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। मुझे कुछ अगर लगता है तो मैं उसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ टैरो से, न्यूमरोलॉजी से या जन्म कुंडली से। लेकिन अगर कुछ भी डिटेल नहीं है तो प्रश्न कुंडली से जो आंसर आ जाता है वही ठीक रहता है। वही ठीक है। वही ठीक रहता है। कोई ऐसा केस जो आपने प्रश्न कुंडली से बिल्कुल चेंज कर दिया हो और आपको मतलब बिल्कुल ही 180 डिग्री या 360 डिग्री टर्न हो गया हो? नहीं, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, पर मेरे मतलब पास उसी डेली में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, कि उसमें जन्म कुंडली कुछ कह रही होती है, प्रश्न कुंडली कुछ कह रही होती है, लेकिन जो प्रश्न कुंडली कहती है वही होता है। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल किसी आपके? ये मैंने आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सरकारी नौकरी का एक क्वेश्चन था। उसमें अब जन्म कुंडली में योग आ रहा है कि सरकारी नौकरी है। जन्म कुंडली में? हाँ, योग आ रहा है अभी। 2 बच्चों का था, एक मदर ने क्वेश्चन किया था, लखनऊ के थे, तो उसमें योग आ रहा है कि है सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी, पैसे एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इंसिस्ट कर रहे हो मैं जन्म कुंडली से देखूं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं प्रश्न कुंडली से ज़्यादा देखता हूँ। आप मुझे डिटेल्स दे दी एंड यू आर इंसिस्टिंग दैट द बर्थ डिटेल्स आर एक्यूरेट, आई एग्री। आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसके आधार पर मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली से मैंने चेक किया तो उसमें फिर योग नहीं था, तो वो अभी तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं उनकी। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा ही रहा। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि अगर जन्म कुंडली कोई चीज़ चिक चिक के भी कह रही है, प्रश्न कुंडली अगर उसको डिनाई कर रही है, तो वो जल्दी नहीं होगी अनलेस अनटिल आप रेमेडीज करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर ले जाते हो। तो यस, क्योंकि होता क्या है ना, एक चीज़ में होता क्या है ना कि हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध में कोई इवेंट प्रॉमिस्ड हो मेरे प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन जाने अनजाने ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, जाने अनजाने मुझसे कोई ऐसा कर्म बन गया हो कि अब उसमें कुछ बाधा आ गई हो, या हो सकता है मेरे प्रारब्ध में कोई चीज़ ना हो, लेकिन मुझको ऐसी ब्लेसिंग्स मिल गई हो या मुझसे कुछ ऐसे कर्म बन गए हो कि अब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। इसलिए अगर ब्लाइंडली अगर मैं जन्म कुंडली पे या डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन पे बैठ जाऊंगा तो हो सकता है मैं उस तरफ एफर्ट ही ना करूँ। ठीक है ना। अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप नदीम एस्ट्रो मास्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे। अगर आप वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें उसको, तो दे कैन कनेक्ट ओवर देयर। वील गेट इन टच विथ यू, बट 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल प्रेडिक्शन नहीं होता हमारे यहाँ। सो वील गेट इन टच विथ यू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर क्वेश्चन इज एंड देन वी टेक 24 to 48 आवर्स, क्योंकि प्रश्न कुंडली एक मैनुअल प्रोसेस है, बनाना पड़ता है हाथ से, इट्स नॉट अ AI prediction. And yeah, we'll get back to you out 48 hours, 24 hours, whatever it is, and we'll tell you what is the answer and what is the remedy and all that. लेकिन सर अगर जैसे उससे कोई एक हमें आंसर, कोई जैसे कोई डेथ बेड पे है या किसी को कोई वीज़ा लगवाना है या किसी को कहीं कुछ जाना है, तो वो आंसर 48 आवर्स के बाद मिल जाएगा जनरली? जनरली बोल देते हैं 24 to 48 आवर्स, बिकॉज किसी एक चीज़ को सीरियसली एनालाइज करने के लिए, मैंने आपको बोला ना कि आजकल बहुत वो चल रहा है AI का, और पहला कॉल फ्री, पहला मैसेज फ्री एंड इंस्टेंट आंसर वाला। तो अगर आप अपनी लाइफ की किसी सीरियस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो तो उस चीज़ पे अगर सीरियस स्टडी करके बताया जाए तो वो बेटर होता है। और सेफर साइड बोल देते हैं कि 24 to 48 आवर्स, क्योंकि और भी अगर कुछ लाइंड अप है तो उसको क्लियर कर लें, और आपका कुछ अगर है उसको डिटेल एनालिसिस करना है तो कर लें, इसलिए बोला जाता है। कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को लेके या प्रश्न कुंडली को लेके या जन्म कुंडली को लेके? नहीं, एक मैसेज है एस्ट्रोलॉजर्स को लेके नहीं है।
आप जनरली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लोग फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो आपकी कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव ये पैसा लेके आता है। दूसरा भाव वाणी का होता है, किसी को अपनी वाणी से आपको हर्ट नहीं करना है। इसका मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगता रहता है कि मैं बहुत स्ट्रेट बोल देता हूँ, किसी को आप अपनी वाणी से हर्ट नहीं करोगे। छठा भाव पैसे का होता है और सेवा का भी होता है। आप जितना सेवा कर सकते हो, आपके पास पैसे नहीं, आप चींटी को आटा तो डाल सकते हो, पंछी को थोड़ा सा दाना तो डाल सकते हो, कुत्ते को एक पैकेट बिस्किट का खिला दो, 10 15 20 दिन में, हफ्ते भर में, जब आपका बजट अलाउ करे किसी को खाना खिला दो। सेवा से, अच्छी वाणी से 2-6 भाव जो हैं आपके, वो आप उसको एक्टिवेट करोगे और उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जितना आप सेवा करोगे। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो कि मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, तो आपकी उससे आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर आप सकाम भाव से सेवा कर रहे हो कि हे भगवान मुझे इसके सेवा के फल में मुझे ये दे दे, मेरा ये कष्ट दूर कर दे, तो वो होगा ही होगा जितना कर सकते हो। और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हो, कुछ नहीं तो आप पानी ही रख सकते हो किसी पात्र में कि पंछी आके पी लें, राइट। तो सेवा करिए। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं, आप बेस्ट या सिंपल रखिए अपनी अप्रोच, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। जैसे कि अगर मैं किसी लोकेलिटी में खो गया हूँ, तो मुझे उस लोकेलिटी में कोई रहने वाला व्यक्ति जो मुझसे ज़्यादा उस लोकेलिटी के बारे में जानता हो, थोड़ा सा ज़्यादा जानता हो, वो भी गाइड कर देगा। मैं बोलूँ कि मुझे लोकेलिटी का कॉर्पोरेटर ही आके गाइड करे, तो वो कॉम्प्लिकेट करने वाली प्रोसेस हो गया। तो आप थोड़ा ज़्यादा भटके ना। आपको जहाँ पे आप वाइब करते हैं, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपसे 2 बातें ज़्यादा जानता है, उससे ही भगवान वो बात कहलवा देंगे जो आपको सुननी है। सुनिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पे आए, आपने इतना टाइम दिया और प्रश्न कुंडली से बात की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।